जय हिंद दोस्तों। जैसा कि भारतीय संविधान के राजलेख हो गए थे 1600 ईस्वी का राजलेख, 1600 ईस्वी के राजलेख के बाद 1726 ईस्वी का राजलेख, 1773 ईस्वी का राजलेख, 1781 ईस्वी का राजलेख, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के बाद आता है तुम्हारा 1786 का चार्टर एक्ट, 1786 चार्टर एक्ट के बाद आता है 1793 का राजलेख। अब इसके बाद आता है 1813 का राजलेख। 1813 का राजलेख जैसा कहा गया था कि 1793 का राजलेख में इसको जो कंपनी के अधिकार थे इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो अब 1813 के राजलेख में क्या कहा गया है कि ईसाई मिशनरी, जो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं ना, तो ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले लोगों के लिए 1 साल के लिए धर्म के प्रचार के लिए भारत में आज्ञा कर दी। एक्चुअली में ये था क्या कि उस समय पर ब्रिटेन की संसद ये चाहती थी कि भारतीय जो है वो अपनी स्किन से, मतलब अपने रंग रूप से तो भारतीय हों, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो पूरी की पूरी ब्रिटेन हो जाए। मतलब वो पूरे भारतीयों को सीधे धर्म के माध्यम से ही परिवर्तित करना चाह रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि धर्म बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है। अगर हम इनको आत्मा को ही परिवर्तित कर दें तो रंग इनका क्या करेगा। तो ये क्या करेंगे, यहाँ के लोग भी ब्रिटेन का समर्थन करने लगेंगे, क्योंकि उस समय पर भारत पर ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। इसलिए ईसाई धर्म को जो मानने वाले थे उनको प्रचार करने के लिए 1813 के राजलेख में आज्ञा दी जाती है कि आप भारत पर जाकर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि एकाधिकार था, चाय और व्यापार में एकाधिकार बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने ये समझा कि हम चाय एकाधिकार को समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा कि कंपनी के साथ में कोई भी व्यापार कर सकता है। पहले क्या होता था कि गिने चुने लोग, डायरेक्टर लोग होते जो पूंजी लगाए हुए थे वही व्यापार कर सकते थे। तो इसमें क्या होता था कि सरकार को बहुत कम फ़ायदा होता था। वो अपनी जो पैसा होता था ना वो सरकार को बहुत ही लिमिट पर दे पाते थे अपने आप। मतलब ये इसमें से व्यक्ति को, अब जब मार्केट खुलेगी तो जब ज़्यादा लोग व्यापारी होंगे तो उसमें क्या होगा कि मांग सौदा बढ़ेगी। तो जैसे कहा जाए कि अगर एक बाज़ार है तो उसमें से जो दुकानें, समुचित दुकानें, अगर वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, तो अगर वहाँ पर समुचित लोग ही होंगे कि मतलब गिने चुने लोग होंगे कि यही दुकान कर सकते हैं, तो वहाँ पर होगा क्या कि दुकानदारों की मनमानी चलने लगी। अगर दुकानदार बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा कि फिर जो दुकान का रेंट होगा वो ज़्यादा बढ़ कर दिया जाएगा। इसी कारण क्या किया गया था कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, बशर्ते चाय और चीन को छोड़कर, ठीक है ना। चाय ये एक अपवाद पर रखा गया था, फिर धीरे चल के इसको भी आगे समाप्त कर दिया जाता है। और फिर उसी समय पर यह भी कहा गया था कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये मतलब बहुत ही ऐसी बात थी कि मतलब 1 लाख भारतीयों पर शिक्षा, इतने ज़्यादा भारतीय 1 लाख पर क्या होगा। इसमें यह था कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको ही क्या किया जाएगा, शिक्षित कर दिया जाएगा। फिर वो समाज में जाएंगे, बोलेंगे, तो वो जब निम्न वर्ग के लोग होंगे उस बातों को सुनेंगे तो उससे शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये इनकी नीति थी। फिर इसके बाद आता है कि स्थायी संस्थाएं थी, इनको क्या कर दिया गया था कि इन पर भी टैक्स लगा दिया गया था। जो संस्थाएं, लोकल की संस्थाएं थी उसमें भी टैक्स लगा दिया गया। और ये भी कर दिया कि अगर कोई कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी अगर कोई भी कानून बनाएगी ना तो उसे अनुमोदन कराना होगा। कहाँ पर अनुमोदन कराना होगा? इसको अनुमोदन के लिए इसको अनुमोदन कराना होगा, ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति लेनी होगी, ठीक है ना। इसको ब्रिटिश सम्राट का जो संसद से स्वीकृति करनी होगी। अब आता है इसके बाद, तो 1813 के राजलेख में सारा का सारा हो गया ना। 1813 के राजलेख में क्या था, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार किया गया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन को छोड़कर भारतीयों पर 1 लाख रुपए शिक्षा किया जाएगा, और जो स्थानीय संस्थाएं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया था। और ये भी कहा गया था कि अगर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी कोई भी कानून बनाएगी ना तो उसको ब्रिटिश संसद से अनुमोदन करना
आवश्यक कर दिया गया था। इसके बाद आता है 1833 का राजलेख। 1833 के राजलेख में इसको फिर से कंपनी के अधिकार को फिर से 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। याद रखो, एक बार उन्हें 1793 में बढ़ाया गया था, फिर 1833 में फिर से बढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या कि इसमें और बहुत ही परिवर्तन किया गया था। मतलब जो गवर्नर जनरल होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, इसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि अब गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था, ठीक। और जो नियंत्रक मंडल होता था, नियंत्रक मंडल इस कानून को स्वीकार कर सकता था अथवा खुद कानून बनाकर लागू कर सकता था। अन्यथा अगर नियंत्रक मंडल इस कानून को स्वीकार कर लेता है तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ही कानून बनाकर लागू कर सकती है। लेकिन जब इसमें से एक ये क्या होता है कि जब तक ये इसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया था, सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस समय तक जो ये भी कानून बनाता था उसको विनिमय कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था, विनिमय कहा जाता था। लेकिन जैसे ही ये पूरे भारत के लिए कानून बनाने लगता है तो इसको एक्ट कहा जाने लगा। और इसमें भी एक होती है, अब देखो पहले क्या होता था कि पहले छोटे छोटे जो प्रांतें होती थी, मतलब जो भी प्रेसिडेंसी होती थी, प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल होता था, तो विकेंद्रीकरण की जो शासन प्रणाली का विकेंद्रीकरण इतना आवश्यक नहीं था। अब समझो अगर भारत का राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री होगा तो विकेंद्रीकरण तो ज़रूरत होगी ना, एक इंसान सीधे हर जगह पर शासन नहीं कर सकता है, ठीक। इसलिए मुख्यमंत्री बनाता है, मुख्यमंत्री के नीचे यहाँ तक नीचे तबके तक मोहल्ले के लिए मेंबर भी बनाया जाता है, प्रधान मेंबर, और इतना विकेंद्रीकरण किया जाता है, प्रशासन का विकेंद्रीकरण। तो अब इसमें मजबूरी हो गई थी कि शासन का विकेंद्रीकरण भी किया गया, ठीक। और इसमें ये भी कहा गया कि जो विधि निर्माण की शक्तियाँ थी, बम्बई और मद्रास की जो विधि निर्माण की शक्तियाँ थी इनको वापस ले ली गई, क्योंकि अब ये कलकत्ता में इनका जो पूरा का पूरा जो प्रशासन का जो काम चल रहा था वो कलकत्ता से ही चल रहा था, ठीक। हमने जब बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया था, पिट्स इंडिया एक्ट ने इन्होंने जो गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी कर दी थी, 4 से 3, लेकिन इनमें इन्होंने फिर से सदस्य संख्या कितनी कर दी गई, इनमें फिर से इन्होंने सदस्य संख्या 3 से 4 फिर कर दी। और ये कहा गया कि जो चौथा सदस्य होना चाहिए उस चौथा सदस्य विधि सदस्य जरूरी है, ठीक है ना। और ये चौथा सदस्य विधि सदस्य होगा, लेकिन ये भाग तो ले सकता है, किसी भी परिषद होगा तो परिषद में जो भी काम होगा, जो भी बैठक होगी उसमें भाग तो लेगा, लेकिन निर्णायक मत नहीं देगा। निर्णायक मत क्या, मत ही नहीं दे सकता है, ठीक है ना। क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि इसको पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। इसको सिर्फ ये था कि ये सदस्य बना हुआ है। इसके बाद इसमें से चाय और चीन का जो एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि 1813 में जितने ज़्यादातर एकाधिकार थे सब समाप्त कर दिए गए थे, सिर्फ चाय और चीन को छोड़कर। लेकिन 1833 में चाय और चीन को भी एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। फिर इसी में दास प्रथा भी समाप्त कर दी जाती है। इसी अधिनियम के तहत 1843 में दास प्रथा का नियम समाप्त कर दी जाती है। फिर इसी में ये भी कहा गया था कि मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म और रंग के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हो। मतलब कहीं पर भी अगर किसी को भी कोई भी पद देना है तो उसको इन आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। ये इस अधिनियम की धारा 87, ये 80 गलत लिख गया है, अधिनियम की धारा 87 में इसको कहा गया है, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, 1813 का राजलेख, 1833 का राजलेख। 1833 राजलेख में मुख्य विशेषताएं क्या थी, कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया, ठीक। और बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि अब ये पूरे देश के लिए कानून बना सकता था। और जो ये कानून बनाता था ना, तो पहले जब ये सिर्फ एक प्रेसिडेंसी गवर्नर होता था तब उसे विनिमय कहा जाता था, लेकिन अब इसको एक्ट की संज्ञा दिए जाने लगी। अब ये जो भी कानून बनाएगा तो उसको एक्ट कहा जाएगा। अब इसी में ही शासन प्रणाली का विकेंद्रीकरण हुआ। चौथा सदस्य जो गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य होगा वो विधि सदस्य के रूप में होगा। इसमें से चाय और चीन के एकाधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया। और
इसमें दास प्रथा का भी अंत कर दिया गया 1843 में। और इसमें से कहा गया कि धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश और रंग के आधार पर अधिनियम की धारा 87 के तहत आप विभेद नहीं कर सकते हो। और याद रखना आर्टिकल 50 में सिर्फ एक वर्ड और जोड़ दिया गया है, क्या? लिंग शब्द, कि मतलब 5 आधार पर विभेद नहीं कर सकते हो, इसमें से 4 आधार पर विभेद नहीं कर सकते हो। अब आता है तुम्हारा 1853 का राजलेख। 1853 का राजलेख आता है तो उस समय पर याद रखना, ये जो 1853 का राजलेख होता है, ये राजलेख भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम राजलेख होता है, क्योंकि इसके बाद फिर 1857 की क्रांति हो जाती है। और 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश अधिकाराधीन भारतीय क्षेत्र थे उस पर डायरेक्ट तौर पर सीधे किसके अधीन कर दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। अब बात आती है 1853 का राजलेख। तो इसमें से 1853 का राजलेख का उस समय पर गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था, ठीक। और इसमें कहा गया था कि इसमें एक और काम क्या किया गया, जो विधायी कार्यों थे, विधायी कार्यों को, अब यहाँ पर गलती लिख गया, विधायी होना चाहिए, विधायी लिख गया है। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। विधायी कार्यों को किससे अलग कर दिया? प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया था, ठीक। जो विधायी कार्य होते थे, विधायी कार्यों के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया है। 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, जबकि प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग से बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया था। याद रखना कि जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था कि जो व्यापारिक क्रियाकलापों को राजनीतिक क्रियाकलापों से अलग किया गया था, जबकि 1853 का राजलेख है, 1853 के राजलेख में प्रशासनिक कार्यों को विधायी कार्यों से अलग कर दिया गया। विधायी कार्यों की जिम्मेदारी के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, जबकि जो प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई। और फिर क्या होता है कि जब इसमें से जो 12 सदस्यीय विधान परिषद थी, 12 सदस्यीय विधान परिषद के लिए इसका जो सिद्धांत दिया गया उसको क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत ये दिया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किया क्योंकि इसमें से क्षेत्रीय प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसमें से शामिल किया गया था, इसलिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया गया था। इसमें ये भी कह दिया गया था कि इसमें से जो विधि सदस्य था गवर्नर जनरल की परिषद में, उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि हमने बताया था जो 1833 का राजलेख आया था उसमें विधि सदस्य तो होगा, लेकिन जो विधि सदस्य होगा उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं प्राप्त था, यानी कि वो मतदान नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर मतदान भी कर सकता है, तो इसको पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल गया है। अब इसमें और क्या किया जाता है कि कंपनी के कर्मचारियों को, जो कंपनी के कर्मचारी थे, उनके कर्मचारी की नियुक्ति अभी तक कैसे होती थी? नाम लिख दिया गया, नाम दे दिया गया, चलो अब तो फलाने फलाने क्या बन गए? अधिकारी बन गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होता था कि अब उसके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित किया, ओपन कंपटीशन एग्जाम शुरू कर दिए गए, ठीक। ओपन कंपटीशन एग्जाम शुरू कर दिए गए। और क्या किया गया? और इसमें ये भी कहा गया कि जो निदेशक मंडल होगा ना, तो उनकी सदस्य संख्या, जो निदेशक मंडल होगा उनकी सदस्य संख्या कितनी होती थी? 24। अब उनकी घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। और अब इसको हमने पहले ही बता दिया था। इसके बाद क्या होता है, ये अंतिम स्टेटमेंट जो है ये राजलेख भारतीय शासन के इतिहास का अंतिम राजलेख होता है। क्यों अंतिम राजलेख होता है? क्योंकि इसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है और फिर क्या कौन बन जाता है? फिर ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भारतीय सत्ता होती है ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाती है, ठीक। तो फिर उसके बाद क्या लाया जाता है? अभी तक राजलेख आते थे, चार्टर एक्ट आते थे, अब क्या आने लगेगा? भारत शासन अधिनियम आएगा। कौन क्या आएगा? भारत शासन अधिनियम आएगा, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम ये पहला ऐसा मौका था कि जब भारत को लेकर इंग्लैंड में किसी भी प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना हो, मतलब भारत के मुद्दे को लेकर इंग्लैंड में लड़ाई शुरू हो गई थी, वहाँ की राजनीति में उथल पुथल मच गया था। क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे, लेकिन जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो ये बताया जाता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की असफलता है, इसी कारण उनको त्यागपत्र देना पड़ता है और उनकी जगह पर
लॉर्ड डर्बी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उस समय पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री महारानी विक्टोरिया थी। तो इन्होंने इस अधिनियम को 2 अगस्त 1958 को भारत भेजा और इसको वायसराय कैनिंग ने 2 अगस्त, गलती हो रही, 1 नवंबर होगा, 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा गया। इसमें ये क्या कहा गया, जो निदेशक मंडल होगा और जो नियंत्रक मंडल होगा, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, याद रखना, जो निदेशक मंडल था, ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उसी के निगरानी के लिए निदेशक मंडल की स्थापना होती है। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है ना, तो उसको नियंत्रक मंडल की स्थापना होती है। हमने बताया था नियंत्रक मंडल में टोटल 6 सदस्य होते थे। 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे और 2 सदस्य क्या होते थे, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर और एक राज्य सचिव होता था। लेकिन यहाँ पर सबको हटा दिया गया, सबको समाप्त कर दिया, क्योंकि अब शासन किसके पास चला गया था, कंपनी के हाथों से उठकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। इसलिए निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को पूर्ण रूपेण ही समाप्त कर दिया गया। उसकी सदस्य पर एक 15 सदस्यीय भारत सचिव 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, जिसके अध्यक्ष बनाया गया भारत सचिव, जिसका अध्यक्ष कौन बनाया गया, भारत सचिव। इसमें ये कहा गया कि था कि इसमें टोटल 15 सदस्य होंगे और साथ में भारत सचिव होगा। तो 15 सदस्य में इसका रेशियो क्या था, रेशियो था 8 और 7 का। ठीक है ना, तो इसमें ये कहा गया था कि 8 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन करेगा, और 7 सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के डायरेक्टर करेंगे। लेकिन इसमें ये भी कहा गया था कि जितने भी सदस्य होंगे, ठीक, तो जितने भी सदस्य होंगे इनको भारत में काम करने का जो अनुभव है वो 10 साल होना चाहिए। भारत में जो काम करने का अनुभव है वो 10 साल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक शर्त और रख दी, ये शर्त रख दी कि उनको भारत पर काम छोड़े हुए 10 वर्ष से अधिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये लाइन समझ में आएगी नहीं, मतलब जो 15 सदस्य होंगे, 15 सदस्यों में इनका भारत पर काम का अनुभव कितने वर्ष होना चाहिए, 10 वर्ष। लेकिन इनको भारत पर काम छोड़े हुए 10 वर्ष से अधिक भी ना होना चाहिए। और टोटल 8-7 का अनुपात रखा। 8 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन करेगा, और 7 सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के डायरेक्टर करेंगे। इस संपूर्ण भारत परिषद को ही गृह सरकार के नाम से जाना जाता है, गृह सरकार नाम दिया गया इसका। इस संपूर्ण परिषद का नाम क्या दिया गया, गृह सरकार नाम दिया गया। अब क्या आता है, अब इसके बाद ये भी कहा गया कि अगर जो गवर्नर, जो भारत सचिव होगा, भारत सचिव अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषयों को छोड़कर अन्य किसी भी विषय पर अपने परिषद के राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक, याद रखना, अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषयों को छोड़कर भारत सचिव अन्य किसी भी राय को मानने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि वो अन्य सारे सुझावों को क्या कर सकता है, ठुकरा सकता है। अब ये आता है कि इसमें से और क्या होता है, तो इसमें भी ये भी बोला गया था कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाएगी। ठीक, अभी तक क्या करते थे, कंपनी के गवर्नर ही करते थे। अब क्या होगा कि जो विधिक सदस्य होगा और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाने लगेगी। ठीक, तो ये था, आज हमने कौन कौन से नियम पढ़े। एक था 1813 का राजलेख, एक 1833 का राजलेख, और फिर 1853 का राजलेख, और फिर क्या आता है, भारत शासन अधिनियम 1858। तो हमने टोटल कितने एक्ट और अधिनियम पढ़ लिए। तो पहला कौन था, 1600 ईस्वी का, फिर आता है 1726 का, 1773 का, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, 1784 का राजलेख था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का राजलेख, 1793 का राजलेख, 1793 के राजलेख के बाद आता है
1813 का राजलेख, 1813 के बाद 1833 का राजलेख, 1833 के बाद 1853 का राजलेख, और फिर 1853 के बाद ये क्या बन जाता है। और ये भी याद रखना, जो 1858 में क्या होता है, जो वायसराय होता है, जो गवर्नर जनरल होता था, उसको क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया। वायसराय का मतलब होता है क्राउन का प्रतिनिधित्व करने वाला, ठीक, राजा का प्रतिनिधि, ये वायसराय का मतलब होता है। यानी कि अब जो गवर्नर जनरल होगा वो क्या करेगा, प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। तो पहला अगर क्वेश्चन पूछे कि पहला वायसराय कौन था, तो पहला वायसराय कौन था, कैनिंग था। अगर पूछे अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि कैनिंग के समय क्या होता है कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके क्या बना दिया जाता है, वायसराय बना दिया जाता है। तो यही गवर्नर जनरल अंतिम था और यही पहला क्या बनाया गया, वायसराय बनाया गया। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर इसको PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जो कि GS मस्ती विथ धीरेन्द्र के नाम से टेलीग्राम चैनल है। जय हिंद दोस्तों।